हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। आगे के ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के हैं और आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपकी NCERT बुक से हर एक टॉपिक से निकाले गए हैं जो आपको अपनी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, यदि दो वस्तुओं का आयतन समान है तो किसका घनत्व अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है ये घनत्व के समानुपाती होता है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा। तो सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ताप की एसआई इकाई क्या है। तो केल्विन होती है। केल्विन में हम ताप को मेज़र करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए सही है। तो हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए बताना है कि कौन सी समीकरण सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बी ऑप्शन इसका सही है। वैसे ये 273.15 होता है, तो सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में किलो का गुणांक क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 10⁻3। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान केल्विन में कितना होगा। तो आपको 273 में 27 ऐड करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। तो सही आंसर होगा 300 केल्विन। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पर जल का हिमांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो बनती है वो 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 32 फ़ारेनहाइट डिग्री। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, 0.000056 को वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखा जाएगा। तो जब हम दशमलव को राइट साइड ले जाते हैं, 5 के बाद ले जाएंगे तो कितने अंकों को पार करेंगे, 1 2 3 4। तो राइट साइड जाने पर 10 की घात माइनस में हो जाएगी, तो 10 की घात -4 होगी और आंसर आएगा 5.6 गुणित 10 की घात -4। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तापमान बदलने का सही सूत्र क्या होगा। तो आपको सही सूत्र बताना है, तो इसका सही सूत्र होगा फर्स्ट ए, फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म दोनों मूल मात्रक है। मूल मात्रक कौन से है इसमें। तो मीटर और सेकंड दोनों ही मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं, बाकी सब व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जो अभिकर्मक अभिक्रिया में पहले समाप्त होता है तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं। तो हम जानते हैं 7 मूल मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय आयतन का नियम किस पर लागू होता है। तो ये गैसीय समीकरण के लिए लागू होता है, तो सही ऑप्शन होगा गैसीय रासायनिक अभिक्रिया। एसआई पद्धति में माइक्रो को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा एसआई पूर्व लग्न सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा इनमें से पीको है।
सबसे छोटा कौन सा है? पिको है, 10 की घात -12 होता है ये। अगला प्रश्न है, गै-लुसाक के आयतन नियम के अनुसार गैसीय अभिकारक और उत्पाद उनके आयतनों के अनुपात में अभिक्रिया करते हैं तो सरल पूर्णांक में अभिक्रिया करते हैं। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक, जिसमें बताया गया है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, लंबाई है, समय है, तापमान, विद्युत धारा, द्रव्य की मात्रा जिसे हम मोल में मेजर करते हैं, और प्रकाश की तीव्रता। ये 7 मूल मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, 6.022 × 10 की घात 23 किसका वैज्ञानिक संकेतन है? तो ये आवोगाद्रो संख्या होती है। तो ये जो संकेतन है ये आवोगाद्रो संख्या होती है। वैज्ञानिक संकेतन के लिए एक टिप है, आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को सरलता से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रकाश की चाल 3.0 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का घनत्व इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसे भी हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ही लिखते हैं, जो होता है 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, संख्या 2500 को वैज्ञानिक संकेतन में 2.5 × 10 की घात 3 लिखा जाए तो इनमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो सार्थक अंक केवल हम 2.5 को ही मानेंगे, तो सही ऑप्शन होगा 2। अगला प्रश्न है, मीथेन का अणुभार कितना होता है? तो मीथेन का होता है 16, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, 3.200 में कितने सार्थक अंक हैं? तो पीछे वाले जीरो को भी हम काउंट करते हैं तो टोटल 4 अंक हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार क्या होगा? तो 98 होता है, सही ऑप्शन होगा 98 यूनिफाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या में 3 सार्थक अंक हैं? तो इसमें 3 सार्थक अंक जो है आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में भी है और सी वाले ऑप्शन में भी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और सी दोनों में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लावूसिए ने दिया था, सही ऑप्शन है बी। अगला है, जल का अणुभार कितना होता है? तो जल का अणुभार होता है 18 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 हाइड्रोजन के, तो 16 और 2 18। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, पहला ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि अभिकारकों और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो समान होता है, इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसका तापमान कितना होगा? तो उसका तापमान होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सी ऑप्शन प्राप्त होगा, तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार यौगिक हमेशा स्थिर अनुपात में बनने वाले तत्वों से बनता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एसआई प्रणाली का मूल मात्रक है? तो
सेकंड जो होता है ये मूल मात्रक होता है। अगला है बहुगुणन या गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया था। पहला ऑप्शन सही है इसका। कार्बन और ऑक्सीजन दो यौगिक बनाते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें ऑक्सीजन का अनुपात तो 1:2 होगा। यह गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण है, तो सही ऑप्शन होगा इसमें ए। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक संकेतन में एक संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, n × 10⁻n। ओजोन का अणुभार कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का 48 होगा। आवोगाद्रो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आवोगाद्रो का जो सिद्धांत है, समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में कणों की संख्या समान होती है। तो यदि आयतन समान है तो किसी भी गैस के जो कण होंगे उनकी संख्या भी समान होगी। अगला प्रश्न है यदि हाइड्रोजन 10 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 45 ग्राम अमोनिया बनाता है तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी? तो यदि 45 ग्राम में नाइट्रोजन 10 ग्राम है तो बाकी जो 35 ग्राम है उसमें हाइड्रोजन होगी, तो सही ऑप्शन होगा सी। उत्तर कौन सा होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है अणुभार की परिभाषा क्या है? तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमानों का योग, उसी को हम अणुभार कहते हैं। तो किसी भी अणु में जो उपस्थित परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों को यदि आप जोड़ लेते हैं तो हमें अणुभार प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है? तो 44 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32। अगला प्रश्न है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने मोल है? तो मोल हम जानते हैं कि मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो 5 बटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भार होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, वो 40 ग्राम होता है। तो 5 बटे 40, तो सही ऑप्शन आएगा इसमें 0.125 मोल। यहाँ पर आपको हल करके बताया गया है ग्राम बटे अणुभार। अगला प्रश्न है अणुभार को व्यक्त किया जाता है तो AMU या म्यू के द्वारा भी इसे किया जाता है। यूनिफाइड इसको कहते हैं, यू के द्वारा, स्मॉल यू है ये, या फिर AMU। तो अणुभार को एटॉमिक मास यूनिट, जैसे हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, या केवल यू के द्वारा भी इसे हम शो करते हैं या व्यक्त करते हैं, जिसे हम यू से यूनिफाइड कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना होता है? तो 58.5 होता है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। अगला प्रश्न है SI पद्धति में मिली का क्या अर्थ है? तो मिली बराबर होता है 10⁻³ इसको हम मिली कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलाए जाए तो जल बनाने में सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? तो हम जानते हैं कि जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है जबकि हाइड्रोजन कम मात्रा में होती है। तो सीमांत अभिकर्मक इसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन पहले समाप्त होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हाइड्रोजन, ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक प्रकार से ऑक्सीकरण भी हो रहा है कि जब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करते हैं हम तो हमें H2O मिलता है, जिसमें हाइड्रोजन पहले समाप्त होगा और ऑक्सीजन शेष रहेगा। तो जो शेष रहता है उसे हम अधिशेष कहते हैं,
और जो समाप्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मेघा का मान होता है, तो 10⁶ को हम मेघा कहते हैं। एसटीपी पर, इसका अर्थ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब पर 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस में कितने मोल होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है V/22.4 मोल निकालने के लिए। तो मोल बराबर होगा 11.2/22.4 बराबर आएंगे 0.5 मोल। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, नैनो पूर्व लग्न का गुणांक होता है, तो नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। सही ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, मोललता। 1 गीगामीटर बराबर होता है, तो 1 गीगामीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। अगला प्रश्न है, डेसी पूर्व लग्न का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 0.01 के लिए। यदि हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलें तो 1 × 10⁻⁻2 आएगा। इसी को हम कहते हैं डेसी। अगला प्रश्न है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर CO2 में 3 परमाणु हैं और 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो CO2 में परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी। एसआई पद्धति में टेरा का मान होता है, तो टेरा हम 10⁻12 को टेरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई पूर्व लग्न सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो डेका जो होता है, डेका 10⁻³ नहीं होता है, जबकि ये केवल 10 होता है। तो यहाँ पर 10⁻³ जो डेका बताया गया है वो गलत है। बाकी किलो सही है, सेंटी सही है और माइक्रो भी सही है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। मोलरता की इकाई क्या होती है? तो मोल प्रति लीटर होती है। 1 मोल किसी पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6.022 × 10⁻23। सीमांत अभिकर्मक की पहचान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम उत्पाद की मात्रा जानना, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक जो होता है वो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है। तो इसके द्वारा हम उत्पाद की मात्रा को जान सकते हैं। अधिकतम उत्पाद की मात्रा जानना। 1 मोल जल में कितने अणु होते हैं? तो 6.022 × 10⁻23 होते हैं। 1 मोल बराबर इतनी ही संख्या होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोल को परिभाषित करेगा? तो बी ऑप्शन इसका सही है। वह मात्रा जिसमें 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं उसे हम मोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मोल मीथेन में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो टोटल तो 5 परमाणु हैं और इसमें 1 मोल के लिए 6.022 × 10⁻23 होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, 0.5 मोल ऑक्सीजन अणुओं में कुल कितने परमाणु होंगे? तो मोल कितने हैं? 0.5 और ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है और 1 मोल बराबर होती है 6.022 × 10⁻23।
तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी परमाणु की संख्या आती है वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 0.5 गुणित 2 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23। अगला प्रश्न है 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कुल कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पर अणु के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो अणु होंगे वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल के साथ। तो सही ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट 1.5 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23। तो हमें अणुओं की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि 1 मोल बराबर केवल 6.022 गुणित 10⁻23 अणु होते हैं। यहाँ पर हमको 1.5 के बारे में पूछा गया है, तो उसका मल्टीप्लाई करके हम अणु निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने मोल होते हैं। तो हम मोल का सूत्र जानते हैं, भार बटे अणुभार। तो 4 ग्राम बटे 2, तो टोटल मोल आएंगे 2। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 18 ग्राम H2O में कितने मोल होते हैं। तो अभी हमने देखा है कि जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है और मोल का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। तो जब आप 18 बटे 18 करेंगे तो हमें 1 मोल प्राप्त होगा। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। तो इसमें भी 1 मोल होगा, क्योंकि CO2 का अणुभार 44 होता है और हमें ग्राम में मात्रा भी 44 दी गई है। तो भार बटे अणुभार में 44 बटे 44, तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 0.5 मोल मेथेन में कितने ग्राम होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि मोल का जो सूत्र होता है वो भार बटे अणुभार होता है, और जब हम मोल में मेथेन के अणुभार का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 ग्राम प्राप्त होगा। 0.5 में आप 12 और 4 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 8 16, इस प्रकार 8 ग्राम हमको मिलेगा। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है 3.01 गुणित 10⁻23 अणुओं वाले H2O में कितने मोल होंगे। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या दी गई है और हमसे मोल के बारे में पूछा है। तो मोल जब ज्ञात करना होता है और अणुओं की संख्या दी गई है तो इसका फॉर्मूला होता है कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर संख्या दी गई है, उसमें हम आवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 0.5 मोल। तो सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक में सोडियम क्लोराइड के साथ किसकी मात्रा मिलाई जाती है। तो इसमें हम सोडियम आयोडाइड की मात्रा मिलाते हैं। सही ऑप्शन होगा 3। तो आज हमने पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है। अब हम अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमने NCERT के हर एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव निकाले हैं। यदि आप इनको अच्छी तरह पढ़ते हैं, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे और प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे। और यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।